हेलो स्टूडेंट्स, नाउ टुडेस टॉपिक इज द प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, सेल थ्योरी पढ़ा, हमने इन्वेंशन देखा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बारे में, सेल के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं प्रोकैरियोटिक सेल के। सो कंपोनेंट ऑफ सेल, ओके, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स, उसके ऑर्गेनेली कौन से, ठीक है बच्चों। अभी ऑर्गेनेली क्या चीज है भाई? सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, राइबोसोम हो गया, ओके, व्हाटएवर एक्सेट्रा, दिस आर द सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ एन सेल। सो कंपोनेंट ऑफ सेल में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जब पढ़ेंगे, देखो दो तरह के सेल हम देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में आपको पढ़ाते बोल दूंगा क्या है क्या नहीं, तो ठीक है बच्चों। कंपोनेंट ऑफ सेल, सबसे पहले देखेंगे हम इसका सेल वॉल। नंबर 1, सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल को सेल वॉल होता है, ओके। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट कवरिंग, या फिर कवरिंग बोल दो भाई, कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल ये सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो कि क्या करता है, सेल को स्टेटनिंग प्रोवाइड करता है, उसको बाहर से प्रोटेक्शन देता है, ठीक है ना, या फिर किसी सेल को रप्चर होने से रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है। दूसरी बात, ये जो सेल वॉल होता है, हम देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल, बेसिकली इसका एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल, ठीक है, बैक्टीरियल सेल, ओके बच्चों। जितने भी हम प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं, कौन से सेल भाई? बैक्टीरियाज, ओके, बैक्टीरियाज आर की दिस आर द प्रोकैरियोट्स, ओके। जैसे कि हम देखते हैं ना यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो देखते हैं ना भैया हम, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोले तो क्या, जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना हुआ है, ऐसे बोलेंगे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल है और कोई किसी की सेल यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो उसमें हमने क्या देखा अभी? प्रोकैरियोटिक सेल में हम देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल, ओके, बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। सो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, यानी प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होता है, वो एक्चुअली क्या होता है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल व्हिच इज एंड मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। क्या पढ़ा हमने भाई? प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरा मेजर कंपोनेंट क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ओके। ये क्या होती है? ये जो लेयर होती है, ये सेल वॉल के अंदर की लेयर होती है, इट लाइज इनसाइड द सेल वॉल, सेल वॉल की अंदर की लेयर। बस आपको इतना बस थ्योरी आप जान लो, मैं आपको जब डायग्राम में बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग, उसके अंदर की लेयर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वॉल के अंदर की लेयर होती है, लाइज इनसाइड द सेल वॉल एंड मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी दो लेयर, फॉस्फोलिपिड के दो लेयर से बनता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तीसरी बात, साइटोप्लाज्म देख लेंगे पहले, क्या क्या होता है किसी प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन से ऑर्गन्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या चीज है? सेमी फ्लूइड substance inside the cell is called as cytoplasm. Next one, fourth one, mesosome. ये जो ऑर्गेनेली है, मेसोसोम में जो ऑर्गेनेली है बच्चों, ये ऑर्गेनेली सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस, सेल में रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है बच्चों। मेसोसोम इट परफॉर्म रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। और ये कैसे बनता है बच्चों? एंड इट इज फॉर्म
by the plasma membrane extension. Plasma membrane extension into the cell. सेल में जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा तब जाके मेसोसोम का वहां पे फॉर्मेशन होने वाला है और मेसोसोम क्या करने वाला है, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा। एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या चीज है, रेस्पिरेशन वो चीज है, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है बच्चों, वहां पे एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन जिस प्रोसेस में होता है उसे बोलेंगे हम रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट वन, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, this is the non-living organelle. This is the non-living organelle present in the cytoplasm. cytoplasm के अंदर the material. Okay ना, so next one, ribosome. So these are the major component of an prokaryotic cell. Okay, so राइबोसोम क्या करेगा बच्चों, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है ना। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सही है, तो ये मेजर कंपोनेंट है किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के, जिसमें हम देख रहे हैं बैक्टीरियल सेल, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कि मान लिया ये कोई सेल है, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल देख रहे हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक सेल, सही है। तो देखो अभी ये हो गया, सबसे पहले ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहां पे होता है, लाइक इनसाइड द सेल वॉल। इसके ऊपर होगा हमारा सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल। ओके, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, दिस इज द सेल वॉल। नाउ इसके ऊपर और एक लेयर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर सेल वॉल के ऊपर भी और एक लेयर होती है, इसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। इतना समझ में आया। सेल के बाहर का हिस्सा, सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले लेयर कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके, उसके ऊपर का लेयर क्या है, सेल वॉल, और उसके ऊपर का क्या है भाई, ग्लाइकोकैलिक्स। देखो ये जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल किससे बनेगा भाई, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन किससे बनेगा भाई, फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड से। ओके, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल रहता है। कैसा रहता है, सेमी परमिएबल। यहां पे एक मैं पॉइंट लिख दूं, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल इसका मतलब क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के बाहर से कोई भी सब्सटेंस जब अंदर एंटर करेगा ना, तो कौन से सब्सटेंस को अंदर जाने देगा, अंदर जाने देने का काम, या फिर किसी को नहीं जाने देने का काम कौन करता है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So it means that plasma membrane allow some substance to enter the cell, okay ना, और to exit the cell। सेल के अंदर और बाहर किसी सब्सटेंस को, कौन से सब्सटेंस को जाने और आने देने का काम कौन करेगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो इसी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। सारे के सारे सब्सटेंस को अंदर नहीं आने देगा या फिर बाहर नहीं जाने देगा, कुछ ही सब्सटेंस को, कुछ सब्सटेंस जो होते हैं उन्हें अंदर आने देगा, इसीलिए उसे बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद के ऊपर की लेयर किसकी है भाई, सेल वॉल की है, जो कि किससे बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन से, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकोकैलिक्स, देखो भाई ग्लाइकोकैलिक्स रहता है, दो तरह का ग्लाइकोकैलिक्स रहता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है दो तरह का, एक होता है कैप्सूल और एक होता है स्लाइम। ओके, अगर सेल वॉल के ऊपर का लेयर टफ होगा, हार्ड होगा या फिर टफ होगा, तो उसे बोलेंगे हम कैप्सूल। ओके, अगर वो चिपचिपा होगा, सॉफ्ट होगा, तो उसे बोलेंगे हम स्लाइम। ओके, स्लाइम लेयर है, स्लाइम, ठीक है। ये हो गया बाहर का। और भाई ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को, इन तीनों लेयर को हम बोलेंगे सेल एनवेलप। क्या बोलेंगे भाई, सेल एनवेलप।
सेल इनोलम, ठीक है। सेल वॉल के बारे में देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया, ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देख लिया। अब देखो ये जो अंदर का जितना भी एम्प्टी स्पेस है एक्चुअली इसमें फ्लूइड है। अब ऐसा मान लो कि यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लूइड है, तो इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म क्या चीज है भाई? सेमी फ्लूइड सब्सटेंस, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है ना, चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस है, इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म, जो कि 90% वाटर से बनता है, 10% उसमें कुछ एंजाइम, कोई कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, इस तरह के अलग अलग प्रोडक्ट उसमें होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद में देखो आप देख रहे हैं हम प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट होगा प्रोकैरियोटिक सेल। देखो अभी अंदर प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। पहले सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल इट डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। इट मींस दैट सो अभी न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या सर, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या भाई? डीएनए न्यूक्लियस में पड़ा होता है। अब एक बात यहाँ पर आ गई कि अभी मैंने बताया था आपको कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका मतलब इससे डीएनए नहीं है क्या? अबे भाई इससे अगर डीएनए नहीं है तो जिंदा कैसे है भाई? तो इसी वजह से इसमें डीएनए होता है लेकिन इसको न्यूक्लियस नहीं है। फिर इसमें अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसका डीएनए कहाँ पे पड़ा हुआ है सर? तो देखो एक रीजन होता है जहां पे न्यूक्लियस पड़ा होता है, उस रीजन को बोलते हैं हम न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। इट डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस बट इट हैज अ न्यूक्लियोइड, ओके। इसको न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियोइड में आपको यहाँ पर डीएनए पड़ा हुआ दिखेगा। ओके, दिस वन इज अ डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में क्या लिखूं मैं यहाँ पे? प्रोकैरियोटिक के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा इट डू नॉट हैव, इट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, लेकिन इसको क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। दूसरी बात क्या भाई? दूसरी बात ये कि इसको सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड ना, दो स्ट्रैंड का डीएनए होता है। और सिंगल डीएनए इसका मतलब भाई क्या? डीएनए से क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। तो इसका मतलब ये कि प्रोकैरियोटिक सेल को सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी बात क्या भाई? देखो ये न्यूक्लियोइड को ना, न्यूक्लियोइड को जिनोफोर भी बोलते हैं, न्यूक्लियोइड को जिनोफोर भी बोलते हैं, ठीक है, जिनोफोर, ओके सही है। तो अब देखो आगे प्रोकैरियोटिक सेल में हमने न्यूक्लियोइड को देख लिया जिसे हम जिनोफोर भी बोलते हैं, उसमें अंदर एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है। और बाद में आगे जाके देखो ये जो कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आपको यहाँ पे कुछ लगा हुआ राइबोसोम भी दिखेगा, कुछ राइबोसोम अटैच होगा किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और कुछ राइबोसोम आपको यहाँ पे अंदर पड़ा हुआ दिखेगा अंदर, ओके। सम राइबोसोम अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाइल सम राइबोसोम आर फ्रीली lie inside the cytoplasm, in the cytoplasm। साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ देखेंगे आपको कुछ राइबोसोम। ये जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, जो राइबोसोम होता है उसका 70s राइबोसोम आपको मिलता है किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में 70s राइबोसोम होता है जिसका सबयूनिट मिलेगा बच्चों आपको 50s एंड 30s, है ना। ऊपर का पार्ट 50s और नीचे का पार्ट 30s। सर अभी यस क्या बात है सर? यस है बच्चों, इसको बोलेंगे हम यस फॉर स्वेगबर्ग यूनिट, जिससे क्या नापा जाता है? उस राइबोसोम का डेंसिटी, उसका वॉल्यूम कितना है, क्या है, तो उससे वो नापा जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम 70s राइबोसोम होता है। और बाद में देखो अभी हमने क्या क्या देखा? यहाँ पे न्यूक्लियोइड देखा, न्यूक्लियोइड में क्या पड़ा है? सिंगल सर्कुलर डीएनए, जिससे क्या बनेगा? एक सिंगल क्रोमोसोम बनेगा। तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को सिंगल क्रोमोसोम है। बाद में हमने देखा कि कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है भाई, और कुछ राइबोसोम कहाँ पे लगा हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। और डीएनए से ही बनता है, क्या बनता है? एमआरएनए। क्या बनता है? एमआरएनए। आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है, डीएनए से ही एमआरएनए बनेगा आगे जाके। ये जो एमआरएनए है इस पे राइबोसोम आकर लग जाएगा, इस पे आके क्या लग जाएगा? राइबोसोम आके लग जाएंगे। एक नहीं बहुत सारे राइबोसोम यहाँ पर आके लग जा रहे हैं, ठीक है। डीएनए से क्या बन रहा है भाई? ये एमआरएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। आपको इस प्रोसेस को ज्यादा देखना नहीं है अभी फिलहाल, सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जब डीएनए से क्या होता है भाई? एमआरएनए का प्रोडक्शन होता है तो उस
प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, जब डीएनए से एमआरएनए जब बनता है ना भाई, तो एमआरएनए के ऊपर क्या बनते हैं, क्या आकर लग जाते हैं, राइबोसोम आकर लग जाते हैं। अब एक बहुत सारे राइबोसोम का क्या काम होता है, बेसिकली इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम का बेसिकली काम ही वो है कि प्रोटीन तैयार करना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। दूसरी बात, प्रोटीन राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। जैसे कोई कारखाना है तो वहाँ पे किसका प्रोडक्शन होता है, जैसे कि शुगर का कारखाना है तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन। वैसे ही प्रोटीन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, उसे बोलेंगे हम प्रोटीन फैक्ट्री, जो कहाँ पे होती है, राइबोसोम में होती है कुछ। हाँ, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो राइबोसोम होता है, कौन सा राइबोसोम होता है भाई, वो 70S। उसका आपको सब यूनिट याद रखना है, 50S एंड 30S। इट इज नॉट 50 प्लस 30, दैट इज नॉट 80। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है भाई, बायोलॉजी, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो एमआरएनए पे आके लगने वाले जो जितने भी सारे राइबोसोम है ना, एक तो राइबोसोम नहीं है, बहुत सारे राइबोसोम है, तो इसे बोलेंगे हम पॉलीराइबोसोम, ओके, या फिर पॉलीसोम, या फिर क्या बोलेंगे, पॉलीसोम, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, सेल वॉल देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, साइटोप्लाज्म देख लिया, राइबोसोम देख लिया। अब देखेंगे मेसोसोम और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है बच्चों। अब देखो मेसोसोम का क्या काम होता है, ठीक है। मेसोसोम का फॉर्मेशन प्रोकैरियोटिक सेल में कहां से होगा, जब वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा तब, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जगह जगह पे देखो ऐसी फोल्डेड दिख रही है, एक्सटेंशन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो गया, और वहां पे जाके किसका फॉर्मेशन हो गया, मेसोसोम का। अब इसका क्या काम है भाई, इसका काम यह है कि रेस्पिरेशन करना। क्या करना, रेस्पिरेशन करना। आपने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज ऑर्गन ऑफ सेल, ठीक है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे देखो माइटोकॉन्ड्रिया दिस इज एन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, ठीक है। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस नहीं होता। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन से सर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, वो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते। अब हमने क्या पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, बेसिकली एनर्जी का प्रोडक्शन करना, ठीक है, सेल को पावर प्रोवाइड करना। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल है भाई, इसमें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगी, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और मैंने आपको पहली बात बताई कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, इट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, इट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो इसको पावर कहां से आएगा, इसके पास एनर्जी कहां से आएगी, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करेगा भाई, मेसोसोम करेगा। अब ये मेसोसोम का फॉर्मेशन कहां पे होता है, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन हो जाएगा बच्चों इसमें सेल में, तो तब जाके वहां पे मेसोसोम का फॉर्मेशन होने वाला है। ये है मेसोसोम, ओके। यहां पर तो ऊपर मेसोसोम। अब ये जो मेसोसोम है ना, देखो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी फोल्डिंग है ना, फोल्डिंग स्ट्रक्चर में दिखाई पड़ रही है, तो हम बोलेंगे लैमेली। क्या बोलेंगे, लैमेली, ठीक है, लैमेली, ओके। कुछ मेसोसोम आपको वेसिकल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देती है ना, वेसिकल स्ट्रक्चर में स्फेरिकल राउंडेड स्ट्रक्चर है ना, उसे बोलेंगे वेसिकल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता है। कुछ मेसोसोम जैसे कि यहाँ पर मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ, जगह पे ऐसे फोल्डिंग मिलेगी। यहाँ पर कुछ आपको ट्यूबुल स्ट्रक्चर में भी दिखेंगे, ट्यूब स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। सो ट्यूबुल स्ट्रक्चर में दिखाई दे। मेसोसोम आपको बेसिकली 3 तरह का दिखाई देगा, कैसा भाई, लैमेलार, और सेकंड वन वेसिकल, एंड थर्ड वन ट्यूबुल्स। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में भी कुछ मेसोसोम आपको दिखाई देगा, कुछ मेसोसोम आपको वेसिकल स्ट्रक्चर में भी दिखाई देगा, वेसिकल है ना, स्फेरिकल शेप में ऐसा गोल, और कुछ आपको लैमेला बोले तो क्या, जब यहाँ पे ऐसी फोल्डिंग दिखेंगी आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसको बोलेंगे हम लैमेला, ठीक है। तो ये हो गया मेसोसोम के बारे में। सो मेसोसोम बेसिकली क्या करने वाला है भाई, मेसोसोम बेसिकली ये करने वाला है कि रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा मेसोसोम, और मेसोसोम का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन
हो जाने की वजह से वहां पे मेसोसोम का फॉर्मेशन होने वाला है, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। सो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ये जो मेसोसोम है कहां ना कहां माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है? एनर्जी का प्रोडक्शन। वैसे ही मेसोसोम भी क्या करेगा? एनर्जी का प्रोडक्शन। एनर्जी का प्रोडक्शन किस प्रोसेस में होता है भाई? रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होती है ना, तब जाके वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। उसके लिए आपको देखो, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या मालूम है क्या आपको? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया कभी आपने देखा होगा ना, काफी निकलो, काफी जगह पे ले लो कोई यहाँ पे, ठीक है। सपोज दिस वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो अंदर का फोल्डिंग स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम क्रिस्टे, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, जो कि क्या करेंगे? रेस्पिरेशन प्रोसेस जब होगा तब जाके वहां पे एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। एनर्जी जैसे कि आपको मालूम है कि एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, वैसे ही यहाँ पर मेसोसोम में भी कुछ एंजाइम यहाँ पर पड़ा होगा, कुछ एंजाइम यहाँ पर पड़ा होगा जो कि क्या करेगा? रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा और एनर्जी दे देगा किसको? प्रोकैरियोटिक सेल को। समझ में आया? और दूसरी बात, मेसोसोम दो से तीन तरह के काम करता है। क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, सॉरी सिक्रेशन भी करता है, सिक्रेशन भी करेगा। उसके लिए यहाँ पे दूसरे भी एंजाइम वहां पे पड़े होंगे, कहां पे? मेसोसोम पे। और तीसरी बात, मेसोसोम का फॉर्मेशन होने की वजह से वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होना बहुत ही जरूरी है, किसके लिए भाई? रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। समझ में आया आपको? यहां तक के था ये हमारा पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल। देखो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा का पूरा देख लिया यहाँ पर। और देखो कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया देख लिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। ब्लू ग्रीन अलगी, किसी भी सेल को अगर सस्टेन करना है लाइफ को, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फूड मटेरियल, उसको चाहिए ग्लूकोज, ठीक है। उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये जो कोई प्रोकैरियोटिक सेल है ना, इसके अंदर क्या पड़ा रहता है? क्लोरोफिल पड़ा रहता है। क्या पड़ा रहता है? क्लोरोफिल। अब एक क्लोरोफिल को कोई अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर थोड़ी ना पड़ा रहेगा, तो उसके लिए क्लोरोफिल है ना, जब यहाँ पे किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब एक्सटेंशन हो जाएगा ना, तो वहां पे कहां पे क्लोरोफिल वहां पे पड़ा रहेगा, किस जगह पे? कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जब एक्सटेंशन हो जाएगा तब, तो इसे बोलते हैं हम क्रोमैटोफोर। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर क्या स्ट्रक्चर है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होने के बाद जहां पर क्लोरोफिल पड़ा है, क्या पड़ा है? क्लोरोफिल। अरे यार मेरे पास तो ग्रीन कलर का था ना, तो ग्रीन कलर निकाल दो, ठीक है। This one is the chlorophyll, which is essential for what? फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे जिसके पास क्लोरोफिल होगा। जैसे कि मैंने आपको बीजी का वो एग्जांपल दिया, ब्लू ग्रीन अलगी का, तो वो क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या क्या पढ़ा हमने? डीएनए देख लिया, सिंगल सर्कुलर डीएनए है। बाद में क्या भाई? वहां से क्या होने वाला है? ट्रांसक्रिप्शन होके वहां पे एमआरएनए का प्रोडक्शन होगा। उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम वहां की पड़े होंगे, उसको बोलेंगे हम पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। और कुछ राइबोसोम आपको फ्रीली दिखाई देगा साइटोप्लाज्म में, है ना। कुछ राइबोसोम आपको अटैच दिखेगा, किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है ना बच्चों। सो ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम कौन सा राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा? 70S राइबोसोम, जिसका सब यूनिट क्या है भाई? 50S एंड 30S। इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है भाई, ठीक है। ओके, नाउ ये जो कोई बाद में आगे जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होने की वजह से वहां पे क्या किसका फॉर्मेशन होने वाला है? मेसोसोम का फॉर्मेशन होने वाला है। ये जो मेसोसोम होता है क्या करता है भाई? रेस्पिरेशन करेगा, सिक्रेशन करेगा और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। मेसोसोम रेस्पिरेशन करते समय मेसोसोम के ऊपर एंजाइम भी आकर पड़े होंगे, जो एंजाइम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, जहां से उसको सेल को एनर्जी मिलेगा, ठीक है बच्चों। बाद में आगे हमने ये देखा कि ये जो कोई भी राइबोसोम यहाँ पे पड़े हुए हैं, इस पे एमआरएनए पे बहुत सारे हैं, तो इसलिए हमने इसको कहा पॉली, यानी बहुत सारे राइबोसोम, पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम, ठीक है। बाद में कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन होके वहां पर क्लोरोफिल आके उसमें पड़ा रहेगा, तो उसे बोलेंगे हम क्रोमैटोफोर। क्या रहेंगे? क्रोमैटोफोर। ये आपको पूरे के पूरे बैक्टीरिया में नहीं दिखाई देगा। ब्लू ग्रीन अलगी का मैंने आपको एग्जांपल दिया। और देखो कुछ वहां पे आगे देखे एक रहेगा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, लास्ट पॉइंट, ओके ना। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन क्या चीज है सर? नॉन लिविंग ऑर्गेनेल,
प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिल जो कि क्या करेंगे, मटेरियल को स्टोर करेंगे, ठीक है। जो मटेरियल वहां पे बनेगा ना, जैसे कि भाई ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स देखो यहाँ पे ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर फॉस्फेट के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, या फिर और कोई भाई साइनोफाइसिन स्टार्च, ओके ना, साइनोफाइसिन स्टार्च मैं आप लिख देता हूँ, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स, इस पे आप मिटा देते, थोड़ा सा छोटा कर देते, okay, this is a glycogen granule, suppose this is a phosphate granule, okay, phosphate granule, glycogen granule, phosphate granule या फिर साइनोफाइसिन granules, ये क्या है एक्चुअली, बेसिकली ये बेसिकली ग्लूकोज के मटेरियल है जो कि बनने के बाद वहां पे पड़े हुए थे, ठीक है ना, तो उसको ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल बोलेंगे हम। फॉस्फेट भी एसेंशियल है सेल के लिए, तो सेल के भी फॉस्फेट के भी ग्रैन्यूल सेल में पड़े रहेंगे। तो ये जो फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स या फिर साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ये आपको कहां पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा साइनोबैक्टीरिया में। इसमें साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स होते हैं। साइनोफाइसिन स्टार्च एक्चुअली फूड मटेरियल है, जैसे कि हमारा तुम्हारा फूड मटेरियल क्या है भाई, ह्यूमन बीइंग का फूड मटेरियल है ना, क्या हम दाल चावल खाते हैं ना भाई, वो हमारा फूड मटेरियल हो गया। वैसे ही बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल में, बैक्टीरिया का जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें उसका फूड मटेरियल जैसे कि ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल हो गए, फॉस्फेट के ग्रैन्यूल हो गए, साइनोफाइसिन स्टार्च, ये जो है ना भाई, ये साइनोफाइसिन बैक्टीरिया का फूड मटेरियल है, ठीक है। ये हो गए हमारे क्या हुए, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, जो कि नॉन लिविंग है, जो कि वहां पे स्टोर होते हैं, किसमें, सेल में, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आया होगा। ये हमने देखा प्रोकैरियोटिक सेल, इसके बाद में हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल। तब तक के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, जिसकी वजह से आप अगला वीडियो मिस ना कर सके, ठीक है। थैंक यू।